हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव क्लासरूम में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ बेसिक से क्वेश्चन जिनके आंसर आप लिबरल लैंग्वेज में कर सकते हो, बट इवन देन हम बात करेंगे कंसेप्ट्स की। हमारे पास में जो MCQs होते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनमें होते हैं 4 बेसिक ऑप्शंस, जिनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है और बाकी के 3 गलत होते हैं। यानी आपका सही जवाब होने के चांसेस होते हैं 25% और गलत आंसर होने के आपके चांसेस 75% होते हैं। हम यहाँ पे करेंगे सही आंसर फाइंड करेंगे, साथ में कोई आंसर सही है तो वो सही क्यों है और वो गलत है तो गलत क्यों है, सारे कंसेप्ट्स की बात करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें ये कहता है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक। देखिए, दाब का मतलब यहां पे ये बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, यहां पे ये बात कर रहा है प्रेशर की। किसकी बात कर रहा है? प्रेशर की। और गलनांक का यहां पे मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए इजी रहेगा समझना। क्या कहा? मेल्टिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर आगे कोई भी जो चीज है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वो पिघलना शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? पिघलना शुरू हो जाएगी। अब ये ऐसा कह रहा है कि अगर हम दाब बढ़ा दें, यानी कि हम प्रेशर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो उस केस में बर्फ के गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो लास्ट में देखिए कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको सही लग रहे हैं, सबसे पहले उन्हें गलत करेंगे। जैसे लास्ट का ऑप्शन डी में ये कहता है कि बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप बर्फ के गलनांक की बात कर रहे हो तो उस केस में हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट की बात करते हैं। किसकी हम बात करते हैं? स्टैंडर्ड मेजरमेंट की बात करते हैं। यानी अशुद्धताओं जैसी कोई भी चीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद में ये कह रहा है कि अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी में ये क्या कह रहा है कि अपरिवर्तित रहता है। देखो, अगर अपरिवर्तित रहेगा तो नॉर्मल प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़े तो ऐसा कभी होता नहीं है। प्रेशर को कम या ज्यादा करोगे तो डिफरेंस जरूर आएगा रेगुलर वैल्यू में। सो ऑप्शन बी भी हमारे पास में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में ये कह रहा है कि बढ़ता है। देखो, पानी के ऊपर जैसे ही दबाव बढ़ता है, जब भी प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है पानी पे, तो उस केस में क्या होता है, देखो जो वेपर्स होती हैं, वाटर वेपर्स होती हैं, वो लो प्रेशर में चली जाती हैं। ठीक है, वो लो रीजन में रहती हैं। और जो सॉलिड रीजन होता है वो हमेशा क्या रहता है? हाई प्रेशर रीजन होता है। ठीक है, हाईली कंप्रेस्ड रीजन होता है। तो जब प्रेशर को आप बढ़ा रहे हैं तो उस केस में बर्फ का गलनांक बढ़ना इम्पॉसिबल है। सो ऑप्शन ए भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा कि दाब बढ़ाने से जो बर्फ का गलनांक है वो क्या होता है? घटता है। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। देखो, असमान वेग का मतलब होता है कि वेलोसिटी क्या रहेगी? चेंजेस रहेंगी। वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। लेकिन एक समान त्वरण का मतलब है कि वेलोसिटी में जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। कंटिन्यूअस का मतलब है कि वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रेट से बढ़ेगी। ठीक है, सेम रेट से बढ़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये समझ लूं कि वेलोसिटी है वो चेंज होगी कैसे। जैसे मान लेते हैं हम लोग की वेलोसिटी पहले जो भी थी, इनिशियल वेलोसिटी x किलोमीटर पर आवर अगर हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और वो हर सेकंड क्या हो रही है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी चेंज हो रही है, चाहे तो वो इंक्रीज हो रही है चाहे या फिर डिक्रीज हो रही है, यानी कि वो एक समान त्वरण के साथ चल रही है। यानी वेग एक समान रहेगा, वेग तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। तो इसमें ये बोलता है कि विस्थापन और काल का जो ग्राफ होगा वो रेखिक होगा। दूसरे ऑप्शन में ये कह रहा है कि विस्थापन काल ग्राफ है वो अरेखिक होगा। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि वेग ग्राफ अरेखिक होता है, और ऑप्शन डी में ये बोल रहा है कि वेग ग्राफ जो रेखिक होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम वो ऑप्शन गलत करेंगे जो सीधे सीधे गलत लग रहे हैं। अब इसने कहा कि वेग ग्राफ अरेखिक होता है, नीचे वाले में कह रहा है कि वेग ग्राफ रेखिक होता है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की जब हम बात करें तो ये वेग ग्राफ रेखिक बता रहा है और अरेखिक बता रहा है। देखिए, सबसे पहले ये बात आपको ध्यान रखनी कि ग्राफ के लिए, कि जब भी आप ग्राफ की बात करोगे आपको कम से कम 2 क्वांटिटी चाहिए, कम से कम आपको 2 आपको मेजरमेंट्स का पता होना चाहिए, तभी आप ग्राफ बना सकते हो। तो अकेले वेग के साथ में कोई ग्राफ नहीं बनेगा। अकेला वेग अगर होगा तो वो किसी एक एक्सिस के ऊपर आएगा। तो जब तक आपको 2 एक्सिस की वैल्यूज पता नहीं होंगी तब तक आप ग्राफ नहीं बना सकते। सो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। सबसे पहले ये बोल रहा है कि विस्थापन ग्राफ क्या होगा? रेखिक होगा। देखो, अगर हमने यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे मैं वेलोसिटी ले लेता हूं और यहाँ पे ले लेता हूं टाइम, अगर मैं ले लेता हूं, तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि रेखिक होगा। देखो, रेखिक होने के लिए क्या जरूरी है? रेखिक होने के लिए जरूरी है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में सेम रेट में इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी क्या होगी? टाइम के साथ में सेम रेट में क्या रहेगी? सेम बनी रहेगी। कहने का मतलब यही, रेखिक का मतलब क्या है कि क्या रहेगी? सेम बनी रहेगी। यहाँ पे
लेकिन वेलोसिटी क्या है, वो कंटिन्यूसली समय के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो चेंज हो रही है तो मतलब जो ग्राफ है वो रेखीय नहीं होगा। तो सही आंसर इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, कि विस्थापन काल ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, अरेखिक होगा, यानी कि नॉन लीनियर होगा। ठीक है, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन था थोड़ा सा ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच के साथ में था, तो शायद आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा सा रिलेट कर जाएगा हमारी चीजों के साथ में। इसमें ये बोल रहा है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, ये क्या कह रहा है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि। ऊपर क्यों चढ़ता है, देखिए सबसे पहले ये बोल रहा है कि तेल बहुत हल्का होता है, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि बहुत हल्का होता है, बी में बोल रहा है कि बत्ती में से तेल का विस्तरण होता है, सी में ये बोल रहा है कि पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण, ऑप्शन डी में बोल रहा है केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। देखो सबसे पहली बात तो तेल बहुत हल्का होता है, तो हल्का और भारी होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन ये है कि आप कोई भी तरह का तेल अगर आप इस्तेमाल करेंगे, किसी भी तरह का तेल अगर आप लैंप में यूज कर रहे हैं, जैसे आप केरोसिन यूज कर रहे हैं, या फिर दूसरा कोई भी अगर आप फ्यूल टाइप, कोई भी अगर आप फ्यूल टाइप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऑयल को, तो वो भी क्या होगा, सेम उसी प्रोसेस में बर्न होगा। ठीक है, तो अलग अलग अगर आप तेल इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा कि तेल बहुत हल्का होता है, क्योंकि हल्के और भारी सारी तरह के तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो, सबके साथ में सेम एक्शन होता है। अब ये बोल रहा है कि बत्ती में से तेल का विस्तरण होता है। देखिए ये सवाल भी, ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं गलत ही आता है। ये गलत इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे तेल का विस्तरण होना, विस्तरण का मतलब होता है कि तेल का क्या होना, स्राव होना, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये रेगुलर केसेस में ऐसा नहीं होता। ये बोला कि पृष्ठीय तनाव परिघटना, देखो पृष्ठीय तनाव के लिए हमें कंपैरिजन के लिए दोबारा से क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए हमारे पास में। क्या चाहिए, अगर आप कंपैरिजन करोगे दो अलग अलग सब्सटेंस का पृष्ठीय तनाव का, तो आपको कम से कम दो सब्सटेंस चाहिए, दो पदार्थ आपको चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ तेल की बात हो रही है, तो सही आंसर क्या होगा इसमें, होगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, कि केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। देखो केशिकीय क्रिया परिघटना, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन हम बोलते हैं। तो कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। कहा केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। ये मैं आपको एक अलग स्लाइड में समझा देता हूं कि केशिकीय क्रिया घटना क्या होती है, क्रिया परिघटना क्या होती है। इसमें देखो क्या होता है कि पतली सी हमारे पास में कोई भी जो ट्यूब होती है, और यहां तक हम मान लेते हैं कि क्या है, कोई भी लिक्विड है उसका सतर यहां तक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कैपिलरी में जो रेगुलर बेस है लिक्विड, यहां तक तो होगा ही होगा, लेकिन कैपिलरी में क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर चढ़ के होता है, थोड़ा सा क्या रहती है, हाइट क्या रहती है, ज्यादा रहती है। यहां पे हाइट क्या रहती है, थोड़ी सी इंक्रीज रहती है। क्या रहती है, इंक्रीज्ड रहती है, थोड़ी सी बढ़ के रहती है हाइट यहां पे। उसका रीजन क्या है, देखिए उसका कारण यह है कि कैपिलरी में क्या होता है कि जितना पतला आप धागा यहां पे लेंगे या जितना पतला आप ट्यूब लेंगे, तो उतना ही लिक्विड क्या हो जाएगा, रेज हो जाता है, उतना ही ऊपर चढ़ जाता है। और लैंप की जो बत्ती होती है, क्या कहा, लैंप की जो बत्ती होती है, बत्ती में क्या होते हैं, पतले पतले धागे होते हैं। क्या होते हैं, पतले पतले धागे होते हैं हमारे पास में। और पतले पतले धागे किसका काम करते हैं, वो बिल्कुल कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं। और इस केस में क्या हो जाता है, फिर ऑप्शन डी यहां पे क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, सो अब देखिए हमारे पास में अगला सवाल क्या है। देखिए ये सवाल वैसे बेसिकली आपको आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है क्या, ये क्या संबंध है। ये आइंस्टीन की दी हुई इक्वेशन थी, E = mc²। ये इक्वेशन आपको याद होगी, क्योंकि ये सिद्धांत नॉर्मली हर किसी ने सुना होता है, हर किसी ने इसके बारे में जानते हैं लोग। तो ये सिद्धांत इनमें से किस परिघटना का क्या है, ये किस परिघटना के बारे में आपको निष्कर्ष देता है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है क्या, सॉरी यहाँ पे देखिए द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यहाँ पे है क्या, कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। सबसे पहले बोल रहा है क्वांटम सिद्धांत। देखिए क्वांटम जो होती है वो डील करती है बहुत छोटे पार्टिकल्स के साथ में। क्वांटम का जो बेसिक कारण होता है वो क्या होता है, माइक्रो पार्टिकल्स से डील करती है। किससे डील करती है, माइक्रो पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से डील करती है। तो उसका एनर्जी और मास का कोई बेसिक रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि जो पार्टिकल छोटे हैं उनका मास भी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, लगभग क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे मास के साथ में एक प्रॉपर रिलेशन नहीं बन पाता। तो इसलिए ऑप्शन ए भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सापेक्षता का जो विशिष्ट सिद्धांत है, कौन सा, विशिष्ट सिद्धांत। देखिए विशिष्ट सिद्धांत एप्लीकेबल होता है टाइम के केस में। किसके केस में एप्लीकेबल होता है, टाइम के रिलेटिव होता है। इसमें टाइम डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट चीजों की बात की जाती है, तो यहां पे ये भी गलत हो जाएगा। और ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत से मतलब होता है कि कहीं भी ऊर्जा कम होगी या ज्यादा होगी, उसका इंक्रीज होना और
डिक्रीज होना, उसकी बात करेगा ये यहाँ पे। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो सही सवाल यहाँ पे, सही ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। इसको हम बोलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये दी किसने थी? आपको पता होगा, ये थ्योरी हमें दी थी आइंस्टीन ने, ठीक है। आइंस्टीन वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने किसकी बात की थी? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की थी। और एक बात आपको और जान के हैरानी होगी, यहाँ पे आपको एक बात और जान के हैरान होगी कि ये जो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है, ये बाद में आया था, ये आया था बाद में सामान्य सिद्धांत, और पहले जो विशिष्ट सिद्धांत है वो पहले आया था। ये आया था करीबन 1914 के समथिंग, और ये आया था उसके बाद में, ठीक है। सो ये हमारा ये जो बेसिक क्वेश्चन था, इसकी हमने बात की। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। यानी कि सीधी सीधी बात है, ये किसकी बात कर रहा है? ये यहां पे बात कर रहा है द्रव्यमान संरक्षण की। किसकी बात कर रहा है? द्रव्यमान संरक्षण की यहां पे बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि मास कंजर्वेशन की। इनमें से कौन सा, इन ऑप्शंस में से, ये जो हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन द्रव्यमान का संरक्षण की बात करेगा वो हमारा क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इनमें से कौन सा द्रव्यमान संरक्षण की बात करता है? पहले यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो ऊर्जा का द्रव्यमान से बिल्कुल सीधा कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं होगा, तो ए ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नहीं, जहां द्रव्यमान की बात है पहले वहां पहुंचते हैं। तो द्रव्यमान की बात यहाँ पे कहां की जा रही है? ऑप्शन सी में सिर्फ द्रव्यमान की बात है, बाकी किसी भी ऑप्शन में द्रव्यमान की बात नहीं है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें किसकी बात कर रहा है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात कर रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अगले सवाल में ये क्या कह रहा है? अगले सवाल में ये कह रहा है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सो अब हम बात कर रहे थे किसकी? पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? देखिए पिक्नोमीटर, वैसे तो ये चीज आपको याद करने के लिए ही है, ये चीज आपको याद ही रखनी पड़ेगी। इसमें बहुत ज्यादा कुछ जो एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में नहीं है, और बेसिकली इसमें एक्सप्लेन करेंगे भी क्या, क्योंकि जो मीटर जिस काम के लिए यूज होता है वो सिर्फ उसी काम के लिए यूज हो सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होता है, देखो सौर विकिरण की तीव्रता तो बिल्कुल भी नहीं मापेगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास में बेसिक स्ट्रक्चर अलग बनानी पड़ती है, इसके लिए बड़े स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है, तो ये नहीं आएगा। भूकंप की तीव्रता के लिए रिक्टर स्केल होता है। क्या होता है? रिक्टर स्केल होता है, या फिर इसको रिक्टर पैमाना बोल देते हैं। तो रिक्टर पैमाना होता है। उच्च तापमान, तापमान के लिए क्या होता है? तापमान के लिए थर्मोमीटर होता है। क्या होता है? थर्मोमीटर होता है। तो थर्मोमीटर, बड़े थर्मोमीटर्स बना लिए जाएंगे ज्यादा बड़े तापमान को मेजर करने के लिए। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, कि किसे मापने के लिए यूज किया जाएगा? यहां पे ये किसके लिए काम आएगा? सिर्फ घनत्व को मापने के लिए काम आएगा। घनत्व को कैसे मापते हैं? जो आपका घनत्व होता है कि कितने आयतन में, क्या कहा कि कितने आयतन में कितना द्रव्यमान है, कितने आयतन में कितना द्रव्यमान है, उसको क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं, ठीक है। और घनत्व को किससे मेजर किया जाएगा? पिक्नोमीटर से मेजर किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये साइंस का क्वेश्चन है नो डाउट, लेकिन साइंस में इतना हैवी क्वेश्चन नहीं है कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े एक्सप्लेनेशन की बात चाहिए। आप इसको नॉर्मल अप्रोच से भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे सवाल में ये पूछ रहा है कि तेल की बूंद, क्या कहा कि तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि, तो तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाएगी इसको समझ ले। पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि तेल पानी से हल्का होता है। दूसरे ऑप्शन में ये बोलता है कि तेल अधिक शान होता है। ये शान क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, कि तेल पानी में नहीं घुलता है। और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। देखिए जब भी कोई साइंटिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कहा? जब भी कोई साइंटिफिक क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो उसके लिए सीधा आंसर नहीं आएगा। साइंटिफिक क्वेश्चन के लिए सीधा आंसर नहीं आएगा। कोई ना कोई साइंस की टर्म, जो साइंस की कोई ना कोई शब्दावली जो है वो यहां पे इस्तेमाल होगी, कोई ना कोई साइंटिफिक शब्दावली यहां पे इस्तेमाल होगी उसके आंसर में। पहला बोला कि तेल पानी से हल्का, तो ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है, तो ये इसका सही आंसर नहीं हो सकता। तेल अधिक शान होता है, देखो शान किसको कहते हैं? सी में बोला कि तेल पानी में नहीं घुलता, तो ये भी सीधी सी बात है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी और डी में से एक ऑप्शन सही होगा यहां पे। शान का मतलब होता है विस्कोसिटी, यानी कैसा होगा? विस्कस होगा। विस्कस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं हमारे पास में ये कोई भी बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में यहां तक मान लेते हैं हम क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि जब हम इस बर्तन को टेढ़ा करते हैं तो पानी जब बाहर निकलना शुरू होता है, क्या होता है? जब बाहर निकलना शुरू होता है तो वो इस कंटेनर की दीवारों से,
जो भी हमारे पास में बर्तन है उस बर्तन की दीवारों से चिपकते हुए आता है, दीवारों से चिपकते हुए आता है। यह बात आप कैसे समझेंगे? आप कहेंगे कि सर हमने तो चिपकते हुए नहीं देखा। देखो, दीवारों से चिपकने का मतलब यह है कि जब आप तेल की बात करते हैं, जब आप किसी भी तेल की बात करते हैं, आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि अगर आपने किसी बर्तन में सरसों का तेल रखा हुआ है और उसे जब आप उलटते हैं तो यहां इसके किनारों पर, ये जो बर्तन है, बर्तन के किनारों पर बाद में हल्की हल्की क्या रह जाती है? चिकनाहट रह जाती है। क्या रह जाती है? हल्की सी चिकनाहट रह जाती है, जो किसकी वजह से रहती है? तेल की वजह से रहती है। यानी थोड़ा बहुत तेल क्या है वो वहीं पे चिपका हुआ है। सेम पानी के साथ भी ऐसा ही होता है, जब आप बर्तन को खाली करते हो तो उसके बाद में भी वो थोड़ी देर तक क्या होता है? हल्का हल्का गीला आपको महसूस होता है। सो शांता का जो कंसेप्ट है, शांता कंसेप्ट लगता है सिर्फ और सिर्फ कि कोई बर्तन कितनी जल्दी खाली होगा या कितनी जल्दी भरा जाएगा। तो ऑप्शन बी भी यहां पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा कि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी से बहुत कम होता है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी को हमने यहां पे राइट आंसर क्यों कहा? देखिए समझते हैं इसको, कि मैंने कहा कि ऑप्शन डी हमारा यहां पे सही जवाब होगा। तो पृष्ठ तनाव की बात क्या होती है? पानी जो होता है वो बूंदों की फॉर्म में रहता है। किसकी फॉर्म में रहता है? बूंद की फॉर्म में रहता है। और जब ये पानी किसी फर्श के ऊपर गिरता है, ये मान लेते हैं हमारा कोई फ्लोर है, जब फ्लोर के ऊपर पानी गिरता है तो पानी कुछ समय के लिए क्या रहता है? संगठित रहता है, इकट्ठा रहता है, और फिर पानी किसी भी साइड में जहां झुकाव होता है वहां मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, पानी फैलता नहीं है, आपस में एक दूसरे को क्या रखता है? बांधे रखता है। क्या रखता है? एक दूसरे को बांधे रखता है। लेकिन तेल के साथ क्या होता है कि तेल जैसे ही नीचे गिरता है, बूंद, अगर तेल की बूंद अगर किसी भी फ्लोर के ऊपर गिरेगी तो ये क्या होती है? गिरते ही एक बार में क्या हो जाती है? फैल जाती है। जितना इसको फैलना होता है ये एक बार में ही फैल चुकी होती है। तो इसके जो पृष्ठ तनाव होता है तेल का वो पानी से क्या होता है? बहुत कम होता है। सो ऑप्शन डी यहां पे क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? देखिए इसमें मैं आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि इसका सही जवाब आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण की बात किसने की थी? सर न्यूटन ने की थी यहां से। ठीक है, किसने बात की थी? सर न्यूटन ने। आर्किमिडीज ने क्या किया था? देखो आर्किमिडीज ने कहा था कि कोई चीज पानी में तैरेगी या डूबेगी। क्या कहा? तैरेगी या डूबेगी। वो सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था आर्किमिडीज ने। गैलीलियो क्या था? गैलीलियो का काम था सिर्फ और सिर्फ ग्रह नक्षत्रों वाला। ठीक है, क्या कहा? ग्रह नक्षत्रों वाला। ग्रह नक्षत्रों से मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि जो ग्रहों की चाल होती है, क्या कहा? ग्रहों की चाल जो होती है वो किसने समझाई थी? गैलीलियो ने समझाई थी। और फेराड का मतलब था पूरा का पूरा, इनका किनसे मतलब था? इनका मतलब था इलेक्ट्रॉनिक्स से। जहां कहीं भी फेराडे की बात आएगी वहां किसकी बात होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होगी। ठीक है, सो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पवन की गति को मापने वाला उपकरण है, इनमें से कोई एक उपकरण ऐसा होगा जो क्या करेगा? पवन की गति को मापेगा। तो देखिए पवन की गति को मापने के लिए सही उपकरण हमारे पास में क्या होता है? देखो ऑल्टीमीटर, ऑल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है पानी की गहराई वगैरह को मापने के लिए। ठीक है, गहराई को मापने के लिए, डेप्थ को मापने के लिए। उसके बाद में आता है क्रोनोमीटर। देखो क्रोनोमीटर का भी काम क्या होता है? इसका काम पवन की गति को मापना नहीं होता। और डोजीमीटर, ये वो मीटर है जिनके नाम आप बहुत कम सुनोगे। ठीक है, सो इनके बहुत ज्यादा खास यूजेस भी नहीं होती, ये बहुत ही स्पेशल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो 3 मीटर मैंने बताया ये स्पेशल पर्पज मीटर होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल पर्पज। ठीक है, सामान्य तौर पे इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब भी हम सामान्य बात करेंगे तो सामान्य तौर पे इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हमें सिर्फ उसी मीटर की बात करनी है जो सामान्य, क्योंकि पवन की जो गति है, ठीक है, हवा की जो स्पीड है वो क्या होती है? एक सामान्य सी बात होती है ना, एक जनरल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, एक जनरल सा थॉट है। तो इस जनरल सी चीजों को किससे डिफाइन करेंगे? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वो डिवाइस होता है जिससे क्या किया जाता है? पवन की गति को क्या किया जाता है? मापा जाता है। क्या कहा? एनीमोमीटर क्या होता है? वो डिवाइस होता है जो क्या होता है? पवन की गति को मापने काम आता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो जाए, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो जाए, यानी तापमान क्या हो रहा है? एकदम से बढ़ रहा है। क्या कहा? कि जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैसे इंक्रीज हो रहा है? एकदम से इंक्रीज हुआ है, अचानक से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अचानक से इंक्रीज हुआ है तो अपेक्षित आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी। ठीक है, कि हवा में क्या होगी? नमी। देखो जैसे ही गर्मी बढ़ती है, क्या होती है? जब भी गर्मी बढ़ती है तो जो पानी होता है या नमी जो होती है वो क्या होती है? नमी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? नमी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसमें बहुत बड़े एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सही जवाब यहां पे क्या होगा? देखो मैं आपको बता देता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि नमी जो होगी वो हर हालत में क्या होगी? घटेगी ही घटेगी। तो बढ़ने का तो वैसे कोई चांस नहीं है। ठीक है,
स्थिर रहती है, तो स्थिर रहने का मतलब है कि टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन सी भी यहां पे गलत आंसर होगा। डी में बोला कि घटती बढ़ती रहती है। देखो ऐसा तब होता है, घटती बढ़ती सिर्फ तभी होगी जब टेम्परेचर कैसा हो, जब टेम्परेचर भी क्या हो, घटता बढ़ता हो। क्या हो, टेम्परेचर भी क्या हो, जब घटता बढ़ता हो। ठीक है, तो आपको तो ये याद रखना है कि जैसे ही तापमान बढ़ेगा, जैसे ही तापमान बढ़ेगा आर्द्रता घटेगी, और जैसे ही तापमान घटेगा आर्द्रता बढ़ेगी। ठीक है, सो इसके लिए जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा कि क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो ये हमारे आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर ये आपको सारी चीजें समझ आई हैं तो थैंक यू वेरी मच कि आप लास्ट तक बने रहे, और ऐसे ही हर रोज कुछ नई नई चीजें सीखने के लिए बने रहिए श्री लाइव के साथ में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।